तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है एक लड़की से जो लाल ड्रेस पहनकर बेड पर बैठी है। अचानक कुछ अदृश्य सी ताकत उसके गहने और घूंघट उतार लेती है। यही पता चलता है कि इस लड़की की शादी एक शैतान से कराई गई थी और इसमें मदद की थी एक बूढ़ी औरत। फिर सीन बदलता है और हमें 3 और लड़कियां दिखाई देती है जो उसी घर से है और मिलकर उन्होंने एक चिकन की दुकान खोली है। वो तीनों आज का ऑर्डर बनाने के लिए अपनी शो पर निकल जाती है। इसके बाद सीन फिर से कट होता है और हम देखते हैं रेंडी और उसका पति बॉबी की बेटी का घर पर। वो अपने पापा से कहती है, डैड क्या आप मुझे स्कूल छोड़ दोगे, क्योंकि घर की बाकी औरतें जो सुबह सुबह ही दुकान पर चली गई थी। बाबू मान जाता है लेकिन तभी उसका भाई भाया मुर्गा लेकर घर पर आ जाता है। बायू कोई काम धंधा नहीं करता था, बस दिन भर घर पर रहकर मुर्गों की लड़ाई करवाता रहता। गुस्से में बाबू उसे कहता है, यार ये कैसी जिंदगी है, अपनी पत्नी को देखो, वो प्रेग्नेंट होकर भी काम पर जाती है, तुम्हें शर्म नहीं आती। लेकिन बाबू बेशर्मी से जवाब देता है, ये कोई टाइम पास नहीं, मैं इन मुर्गों से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, एक दिन बहुत बड़ा अमीर आदमी बन जाऊंगा। अब सब लोग नाश्ते के लिए टेबल पर बैठे हैं। बाबू की माँ रेंडी पर बहुत गुस्सा करती है क्योंकि रेंडी की ड्यूटी थी सबके लिए नाश्ता बनाना और वो बिना बनाए ही शो पर चली गई थी। बहस के बीच बाकी तीनों घर वापस आती है लेकिन बूढ़ी औरत रेंडी को ही डांटी है, जबकि वो दुकान पर सबसे ज्यादा मेहनत करती थी। उसका मानना था कि चाहे रेंडी बाहर कितना भी काम करे, घर के काम की जिम्मेदारी उसी की है। लेकिन अजीब बात ये है कि बिल्कुल उसी जैसी सिटी से उसने कुछ नहीं कहा। दरअसल रेंडी और सिटी दोनों उसके बेटे की बीवियां थी और तीसरी उसकी बेटी। रेंडी को बुरा लगता है लेकिन वो चुप रहकर फिर से किचन में नाश्ता बनाने चली जाती है। वही वो गीता से कहती है कि तुम मेरी बेटी को स्कूल छोड़ देना, लेकिन बूढ़ी औरत फिर भड़क जाती है और कहती है, खुद क्यों नहीं छोड़ सकती। रेंडी समझाती है, मुझे बाबू को काम पर छोड़ना है, फिर मुझे चिकन डिलीवरी भी करनी है, अगर मैं स्कूल छोड़ने जाती तो सब काम लेट हो जाते। तभी बोबो बाहर आता है और अपनी माँ को कुछ पैसे देता है और थोड़े बचत बायू को भी देता है ताकि उसकी प्रेग्नेंट पत्नी को दिक्कत ना हो। फिर बोबो और रेंडी अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में रेंडी अपने पति से कहती है, मुझे बहुत बुरा लगता है जब मम्मी मेरे बिजनेस को बुरा भला कहती है। मैं घर के सारे काम के अलावा बाहर भी मेहनत करती हूँ सिर्फ इसलिए कि हमारा घर अच्छे से चले, हमारे अलावा कोई और काम नहीं करता। फिर भी मम्मी कभी प्यार इज्जत से बात नहीं करती, उल्टा सिटी से मेरी तुलना करती रहती है। रेंडी को गुस्सा इस बात पर भी था कि जब मम्मी उसे डांटी है, बाबू कभी उसे साथ नहीं देता। उसने कभी नहीं कहा कि उसकी बीवी कितनी मेहनती है। बाबू उसे शांत करते हुए माफी मांगता है और कहता है, थोड़ा एडजस्ट कर लो। रेंडी जवाब देती है, मैं एडजस्ट कर लूंगी, लेकिन बदले में तुम कम से कम मेरे लिए थोड़ा खड़ा होना चाहिए। इसी बातचीत में दोनों बोर्ड पर पहुंचते हैं जहां बाबू काम करता है। बाबू को छोड़कर रेंडी अपने घर पर चली जाती है। घर लौटे वक्त जैसे ही रेंडी चिकन का काम निकालकर आती है, देखती है कि उसकी माँ रो रही है और सिटी उसे संभाल रही है। वो पूछती है क्या हुआ, तभी माँ फिर से उस पर गुस्सा करने लगती है और बुरी बुरी बातें कह देती है। फिर बताती है कि उसकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनकर रेंडी का दिल दहल जाता है। वो फौरन अस्पताल भागती है, वहाँ गीता से मिलती है और रोते हुए कहती है, ये मेरी गलती है, मैं नीना को स्कूल से लाना भूल गई। जब वो अकेली घर आ रही तब एक कार ने उसका एक्सीडेंट कर दिया। ये सुनकर रेंडी टूट जाती है। वो डॉक्टर से पूछती है, मेरी बेटी कैसी है। डॉक्टर बताता है कि हालत बहुत नाजुक है। रेंडी हाथ जोड़कर डॉक्टर से कहती है, प्लीज मेरी बेटी को बचा लो, चाहे कितने भी पैसे लगे, चाहे कितनी भी बड़ी सर्जरी करनी पड़े। डॉक्टर उसे हिम्मत देता है और कहता है, आप दुआ कीजिए। बेचारी रेंडी अस्पताल में अकेले बैठी रो रही थी। तभी एक बूढ़ी सी औरत उटारी उसके पास आती है। वो उसे खाने को कुछ देती है और कहती है, मुझे पता है तुम परेशान हो, सुबह से कुछ खाया भी नहीं। रेंडी हैरान थी क्योंकि उसने उस औरत को अपनी बेटी के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन वो चुप रही। उटारी नाम की औरत उसे एक कागज थमाती है और कहती है, अगर यहाँ इलाज ना हो पाए तो और भी रास्ते हैं। ये कहकर वो चली जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि नीना की जान बचाने के लिए बहुत बड़ी ब्रेन सर्जरी करनी होगी, जिसके लिए ढेर सारे पैसे की जरूरत है। रेंडी की बचत इतनी नहीं तो उसने कार बेचने का फैसला किया, लेकिन फिर भी पैसे पूरे नहीं हो पाए। मजबूर होकर वो घर जाकर सबको घर बेचने की बात कहती है, मगर माँ और भाई साफ मना कर देते हैं। उल्टा माँ उसे फिर से डांटने लगती है और नीना के हादसे का दोष उसी पर डाल देती है। तुमने बिजनेस के चक्कर में अपनी बेटी को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। रेंडी के परिवार में कोई भी उसकी बेटी की मदद करने के लिए तैयार नहीं था। उसका पति भी दूर समुद्र में जहाज पर काम कर रहा था, जिससे उससे संपर्क करना मुश्किल था। ऊपर से बायू ने तो अपने पति की बचत तक देने से मना कर दिया और कह दिया, ये पैसे तो मेरे पति के लिए रखे हुए हैं। बेचारी रेंडी जब हर तरफ से निराश हो गई तो उसे अस्पताल वाली बूढ़ी औरत याद आई जिसने उसे एक कागज दिया था। वो तुरंत कमरे में गई और वो पेपर निकालकर उस औरत से संपर्क किया, लेकिन वो औरत मदद के लिए पैसे नहीं देने वाली थी। असल में वो एक डायन थी। उसने रेंडी से कहा, अगर अपनी बेटी और उसकी मुश्किलों से छुटकारा चाहती हो तो गोरी नाम की एक रिवाज करना होगा। इसमें तुम्हारी शादी शैतान से होगी, उसके बाद तुम्हारी सारी दिक्कतें खत्म हो जाएगी, तुम्हारी बेटी भी ठीक हो जाएगी और जो तुम तंग रहती हो वो भी सब ठीक हो जाएगा। रेंडी डर तो गई थी और उसे ये बात गलत भी लग रही थी, लेकिन कोई और रास्ता ना देखने के बाद उसने हामी भर दी। उस रिवाज के लिए डायन ने खूब तैयारी की। उसने खुद अपने हाथों से रेंडी को नहलाया, कुछ मंत्र पढ़े और फिर उसके मुंह में कच्चे चिकन का जिगर रखा। इसके बाद उसे अच्छे से
सजाकर एक कमरे में ले गई जो पूरे मोगरे के फूलों से सजा था। वहाँ रेंटी ने कहा, अब अपना शरीर शैतान को सौंप दो, तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। और उसी पल रेंटी शैतान की दुल्हन बन गई। यही वो सीन था जो फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था। अदृश्य ताकत फिर से उसके कपड़े गहने उतार लेती है और उस पर काबू पा रही थी। बाहर खड़ी डायन ये सब देखकर खुश हो रही थी। रिवाज पूरा होते ही डायन ने रेंटी को कुछ सामान थमाया और कहा, आज से हर हफ्ते तुम्हें उस शैतान को चिकन का जिगर चढ़ाना होगा। आज का काम मैंने किया, लेकिन आगे से तुम्हें खुद ही करना होगा। अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। बायू परेशान था क्योंकि उसका एक मुर्गा गायब हो गया था। तभी उसकी माँ ने कहा, मुझे अस्पताल ले जाओ, नीना को देखने जाना है। लेकिन बायू का मूड खराब था और सीटी भी चिड़ी हुई थी क्योंकि रेंटी की गैर मौजूदगी में उसे घर का सारा काम करना पड़ रहा था। इसी बीच अचानक एक कार आकर उसके घर के सामने रुकती है। उस सीन से नीना बाहर आती है और दौड़कर अपनी दादी से लिपट जाती है। दादी तो खुशी से झूम उठी क्योंकि नीना बिल्कुल पहले जैसी ठीक लग रही थी। वही सीटी हैरान रह जाती है कि एक ही दिन में नीना की हालत ऐसे सुधरना किसी चमत्कार से कम नहीं। उसे शक होने लगा है कि रेंटी ने आखिर ऐसा क्या किया कि उसकी बेटी अचानक ही ठीक हो गई। वो ये बात बायू को बताती है, लेकिन बायू उसे रोका है, फालतू मत सोचो, शुक्र करो कि घर बेचने से बच गई और हमें पैसे भी नहीं देने पड़े। सीटी कहती है, मुझे तो लगता है रेंटी ने काला जादू किया है, लेकिन बायू उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है। मगर सीटी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने रेंटी पर नजर रखना शुरू कर दिया। नोटिस किया उस दिन के बाद से वो अजीब अजीब हरकतें करने लगी थी। एक दिन उसने देखा कि रेंटी खिड़की दरवाजे बंद करके अंधेरे कमरे में बैठी थी। सीटी ने पूछा, इतना अंधेरा क्यों रखा है? तभी डोरबेल बजी है। वो दरवाजा खुलने जाती है और वहाँ कोई नहीं होता, लेकिन पीछे मुड़कर देखती है तो रेंटी और उसकी बेटी सोफे पर बैठे अजीब सी डरावनी मुस्कान देकर सीटी शहद जाती है। डर के मारे वो उनके पीछे भागकर दूसरे कमरे में देखती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। इन सब घटनाओं ने उसका दिल दहला दिया था, इसलिए उसने गीता से सारी बातें शेयर की। उसने कहा, नीना के अस्पताल के आने के बाद से रेंटी बहुत अजीब व्यवहार कर रही है, लेकिन गीता को उसकी बातें बेकार लगी। उसे लगा जैसे पहले की तरह सीटी बस यूं ही रेंटी के पीछे पड़ी है। तभी वो दोनों को देखती है और रेंटी रात में नहा रही थी। सीटी कहती है, तुमने कभी देखा है रेंटी को रात में नहाते हुए? गीता उसे चुप रहने और कमरे में जाने को कहती है। करीब 1 घंटे बाद उसका भाई घर लौटा है और सीटी ने नूडल्स बनाने को कहता है। सीटी जैसे ही किचन में जाती है उसे वहाँ एक अजीब सा मेंढक दिखाई देता है। वो अचानक कढ़ाई में कूद जाता है। सीटी घबरा कर उसे निकालने के लिए फोर्क से मार देती है, लेकिन जैसे ही मेंढक बाहर फेंकने जाती है उसे महसूस होता है कि रेंटी अब तक वॉशरूम में ही है और अंदर से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही है। ऐसा लग रहा था जैसे रेंटी बाथरूम के अंदर किसी के साथ खेल रही हो। सीटी ने दरवाजे के छेद से जाकर देखा तो वाकई रेंटी अजीब हरकतें कर रही थी। सीटी ने उसे छेद से उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और सारे कॉन्टेक्ट्स को भेज दिया। अगले दिन जब रेंटी बाजार गई तो सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। सबकी हंसी और ताने सुनकर रेंटी गुस्से से पागल हो गई। गुस्से में उसने वही चाकू उठा लिया जिससे वो चिकन काटी थी और सीधा सीटी की तरफ बढ़ गई। डरी हुई सीटी मान गई कि वीडियो उसी ने बनाया था, लेकिन माफी मांगने के बजाय उसने और उकसाया। कई दिनों से तेरे कामकाज बहुत अजीब से लग रहे हैं, सबको तेरी असली सच्चाई दिखानी थी। लोग तुझे शरीफ समझते हैं, लेकिन तू तो असल में क्या है सबको अब तक पता चल जाएगा। ये सुनकर रेंटी और भी गुस्से में आ गई। उसकी आंखें लाल हो गई जैसे कि राक्षस की आंखें हो और सीटी का गला दबाने वाली ही थी कि तभी गीता आ गई और बीच में ही रोक दिया। रात का समय था। बायू देर से घर आया और सीटी ने नूडल्स बनाने को कहा। सीटी जब किचन में गई तो देखा कि नूडल्स पहले से ही पके रहे हैं। वो हैरान रह गई कि ये किसने बनाया। जैसे ही पलटी रेंटी उसके पीछे खड़ी थी डरावनी मुस्कान के साथ। सीटी डर गई। रेंटी ने उसे धक्का देकर अलग किया और उबालते पानी में हाथ डालकर उसमें से एक जिंदा मेंढक निकाला। सबके सामने कच्चा ही चबा डाला। ये देखकर सीटी घबरा गई और भागकर अपने भाई को जगाने गई, लेकिन उसके कमरे में जो लेटा था वो बायू नहीं बल्कि खुद रेंटी थी। अचानक रेंटी ने उस पर हमला किया, उसे जमीन पर गिरा दिया और गला दबाकर मार डाला। फिर उसके पेट को फाड़कर उसके जिगर निकालकर खा लिया। उसके बाद उसे वही तड़पता छोड़कर चली गई। सुबह जब बायू घर लौटा तो गीता ने कहा, जाकर सीटी को कमरे से उठा, मुझे बाजार जाना है। लेकिन कमरे में सीटी थी ही नहीं। पूरा घर छानने के बाद भी वो नहीं मिली। माँ ने समझाया शायद झगड़े के बाद मायके चली गई हो, और माँ का शक सीधा रेंटी पर गया। उसने उसे डांटना शुरू कर लिया। गीता ने रेंटी का पक्ष लिया और कहा, सीटी ने पहले उसी अश्लील वीडियो बनाकर सबको भेजा था। बायू सीटी को ढूंढने बाहर गया तो देखा कि कई मुर्गे भी गायब हो चुके हैं। अगली रात का सीन दिखाया जाता है। रेंटी बिखरे हुए बाल और लाल आंखों के साथ अपनी बेटी से कहती है, मेरे साथ नहाने चलोगी? बेटी डरकर गीता से पूछती है, क्या मैं आज रात आपके कमरे में सो सकती हूँ? गीता उसे अपने पास सुला लेती है। अगली सुबह रेंटी सामान्य नजर आती है, लेकिन जब वो घर के पिछवाड़े गई तो वही सीटी की लाश पड़ी थी। ये देखकर वो दहशत में आ गई। उसे समझ आ गया कि ये सब एक डायन की वजह से हो रहा है। रेंटी दौड़कर डायन
के पास गई और पूछा ये सब क्या हो रहा है। डायन ने ठंडे मन से कहा अब वो दानव तेरे शरीर में रहने लगा है, तू उसकी दुल्हन है, जो भी तुझे नुकसान पहुंचाएगा उसका अंत वही करेगा। ये सुनकर रेंटी टूट गई और कहा अब और नहीं कर सकती मैं, मेरा परिवार बर्बाद हो रहा है। लेकिन डायन ने साफ कह दिया अब तेरे पास कोई रास्ता नहीं, तू हमेशा के लिए उस दानव की दुल्हन है। रेंटी रोती रोती घर लौटी। रात को वायु मुर्गों की लड़ाई देखने गया। अचानक उसने भीड़ में खून से लथपथ सीटी को खड़ा देखा। घबरा कर वो पीछे गया लेकिन वहाँ कोई नहीं था। लौटकर देखा तो उसकी बाजी हार चुकी थी। पहली बार उसे हार का दुख नहीं हुआ क्योंकि वो भीतर से टूटा हुआ था। जब घर लौटा तो किसी अजीब ताकत ने गड्ढे की तरफ खींचा। जब सीटी की लाश पड़ी थी उसे देखकर वो फूट कर रो पड़ा और गुस्से में रेंटी को गला पकड़ लिया। क्यों मारा उसे, उसने तेरा क्या बिगाड़ा था? लेकिन रेंटी बार बार कहती रही मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। मगर वायु को उसी बातों पर भरोसा नहीं था। माँ ने भी कहा ये बात बाहर मत फैलाना वरना लोग हमारी इज्जत मिट्टी में मिला देंगे, चुपचाप अपनी बीवी को दफना दो। मजबूर होकर वायु ने वही किया। लेकिन जैसे जैसे वह घर लौटा रेंटी ने अचानक उसे हवा में उछाल दिया। बिना छुए ही उसकी आंखें निकाल ली और फिर उसे ऐसी जगह पकड़ा कि ऊपर से शटर और सामान गिरकर वो भी मर गया। घर के अंदर गीता को रेंटी की चीख सुनाई दी। वो बाहर भागी तो देखा कि रेंटी होश में वापस आ चुकी थी। इस वक्त वायु की लाश के साथ खड़ी थी। गीता ये सब देखकर बुरी तरह डर गई। उसने रेंटी को अंदर खींचकर कमरे में बंद कर लिया और गुस्से में पूछने लगी तूने वायु को क्यों मारा? लेकिन रेंटी कुछ नहीं बोली, बस धीरे से कहा मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, अगर जिंदा रहना चाहती है तो मुझे गुस्सा मत दिला। इसके बाद रेंटी की हालत और बिगड़ने लगी। गीता घबरा कर बिना माँ को बताए अपने पड़ोसी मिस्टर हज को बुला लाई। मिस्टर हज ने रेंटी को देखा और तुरंत समझ गया कि उसके अंदर कोई और ताकत बस चुकी है। उसने वहाँ झाड़ फूंक करना शुरू किया लेकिन रेंटी ने उसका हाथ से पकड़कर गिलास तोड़ डाला। सबको साफ हो गया था कि रेंटी के अंदर वाकई कोई दानव है। डर के मारे मिस्टर हज वहाँ से जाने लगे और गीता को कहा बस दुआ करो सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही उन्होंने दरवाजा बंद किया कमरे से रेंटी की फुसफुसाहट आई अगर जिंदा रहना है तो दूर रहो। अगली सुबह रेंटी का पति वो घर आया। गीता और माँ ने उसे सारी बातें बताई लेकिन उसे यकीन नहीं था। फिर भी वो कमरे के पास जाकर दरवाजा खड़खड़ाने लगा। तभी अंदर से एक डरावनी मर्दानी आवाज आई तू अंदर नहीं आ सकता। ये सुनकर उसके होश ही उड़ गए। ये दरार से झांका तो रेंटी की आंखों में दानों की नजर आ रही थी। अब बोबो को भी यकीन हो गया था कि गीता सच कह रही थी। दोनों मिलकर कोई हल ढूंढने बाहर निकल गए। घर में तभी दादी ने नीना को खाना देकर कहा ले जा अपनी माँ को दे आ। लेकिन जैसे ही नीना कमरे में पहुंची उसने देखा कि रेंटी बेहद डरावनी लग रही थी। उसके दांत पीले, उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी। रेंटी ने अजीब आवाज में कहा मुझे खोल दो। अपनी माँ को इस हालत में देखकर नीना फूट फूट कर रोने लगी। अब रेंटी के अंदर का दानव नीना को धमकाता है आज तू भी मारी जाएगी। डर के मारे नीना भागकर दादी के पास गई और ये सब बता दिया। दादी तुरंत बोली बोबो को फोन किया और घर आने को कहा लेकिन उन्हें पता ही नहीं चला कि उसी वक्त रेंटी उनके पास खड़ी है। बस अगले ही पल उनकी चीखें गूंजी और अब नीना वहाँ पहुंची तो दादी भी मर चुकी है। पीछे रेंटी खड़ी है यानी उसी ने उसे मारा है। थोड़ी देर बाद जब बोबो और गीता घर पहुंचे तो नीना डरी सहमी उनके पास भागी। तभी रेंटी भी आ गई। नीना डर कर छिप गई और रेंटी ने बोबो पर हमला किया। उसने बड़े कैंची से बार बार उसके पेट में वार किया और कहा अब तू रेंटी का पति नहीं रहा। बोबो वहीं तड़प कर मर गया। उसके बाद गीता की तरफ बढ़ने लगी। नीना ये सब देखकर जोर जोर से रोने लगी और चिल्लाई माँ प्लीज ठीक हो जाओ, प्लीज ये मत करो। नीना का मासूम आवाज सुनकर अचानक रेंटी के अंदर कोई सोई उसकी असली आत्मा जागी। उसने होश में आकर देखा कि उसने सबको मार डाला है। गीता और नीना को देखते हुए वो बोली भाग जाओ यहाँ से, मैं फिर से बदल जाऊंगी, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती। उसने आंसू बहाते हुए दोनों से माफी मांगी और उन्हें कसम देकर वहाँ से भगा दिया। इसके बाद रेंटी ने पेट्रोल अपने ऊपर डाला और खुद को आग लगा ली। इसी के साथ रेंटी और दानव की कहानी वहाँ ही खत्म हो गई। लेकिन मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन सबसे डरावना था। गीता और नीना अब एक नए गांव में नया घर लेकर रहने लगे। उन्हें लगा कि सब बुराई पीछे छूट चुकी है। लेकिन जैसे ही गीता ने एक नए घर की अलमारी खोली उसमें वही लाल शादी का जोड़ा टंगा था। वही जोड़ा जिसने रेंटी डायमंड ब्राइड बना दी। यानी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।